जय हिंद फ्रेंड्स। चलिए शुरू शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, जिसमें सारी डिटेलिंग आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। आपको बता दें, यहाँ पे बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर करने वाला हूँ। जैसे आपको COP29 अजरबैजान में होगा, उसका डिटेलिंग भी अभी हुआ नहीं है, उससे पहले ही यहाँ पे कवर होंगे। उसके बाद UNFCCC का भी डिटेलिंग थोड़ी सी दूंगा। COP29 की डिटेलिंग तो आप थोड़ा सा जो होने वाला है उसकी डिटेलिंग है, आज एडिटोरियल के माध्यम से वो समझाऊंगा। बैकग्राउंड डिटेलिंग दूंगा, लोकेशन दिखाऊंगा कहाँ पे हो रहा है, और भी जो कॉप्स हुए हैं कन्वेंशन ऑफ पार्टी, उसकी डिटेलिंग शुरू करूंगा। चलिए सबसे पहले एडिटोरियल से ही शुरू करते हैं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट ये एडिटोरियल मुझे लगा। कारण ये है कि आज की बढ़ती हुई प्रदूषण पॉल्यूशन पूरे विश्व को घेरे हुए है, उसी को देख करके यहाँ पे हम सारी चीजें लेकर के आए हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये आपके सिलेबस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां से मेंस में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। प्री के क्वेश्चन तो इससे भरे ही रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जीरोइंग मीथेन की बात यहाँ पे करी जा रही है। तो मीथेन क्या होता है हम सब लोग जान रहे हैं। ये मीथेन है, कार्बन का कंटेंट हाइड्रोजन 4 तो ये मीथेन की बात करी जा रही है कि इसको जीरो कैसे करना है, क्या डिप्लोमेसी होनी चाहिए, कूटनीति। और दूसरी बात, COP29 क्या है, कहाँ पे होने वाला है। तो आपको बता दें, आने वाले 11 नवंबर को 2024 में यहाँ पे वर्ल्ड लीडर इकट्ठा होंगे। कहाँ पे? अजरबैजान में। उसकी कैपिटल होती है बाकू। कुछ छोटे छोटे एग्जामिनेशन में इसकी कैपिटल भी पूछे गए हैं। COP29 होने वाला है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, मैं आपको पढ़ाया था COP28 का पूरा डिटेलिंग दिया हूँ। ये COP28 किस कंट्री में हुआ था, क्या आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC इसको करा रहा है। अब ये सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि ये UNFCCC है क्या, उसकी भी बैकग्राउंड आपको जाननी पड़ेगी, तभी जाकर के ये आपको समझ में आएगा। तो यहीं पे हम थोड़ा सा अभी बताना चाहेंगे। ये UN का ही एक बॉडी है जो ये देखता है कि किस प्रकार से आप पर्यावरण का सुरक्षा कर सकते हैं, इन्वायरमेंट की देखभाल कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज के बारे में फोकस करता है। तो वही यहाँ पे नाम है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। अब यहाँ पे बात निकल के आ रही है फिनांस की। इसी 29 में यानी COP29 में ये बातें मुख्यतः रूप से रखी जाएंगी। पहली बार 15 साल के इतिहासों में पहली बार इस प्रकार के निकल के आ रही है कि ग्लोबल क्लाइमेट फिनांस गोल की तो बात ही नहीं हुई थी, तो इसको हम कैसे रखेंगे। तो वही निकल के आ रही है कि इस मुद्दे को, यानी फिनांस, ग्लोबल क्लाइमेट फिनांस गोल की हम बात अब रखेंगे, और जिसको नया नाम दिया जा रहा है, क्या? न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, NCQG। याद रखिएगा, ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस प्रकार के टर्मिनोलॉजी से UPSC क्वेश्चन बनाता रहता है। होस्ट कंट्री अजरबैजान है, जो कि आपको बताया हूं। तो कुछ इस प्रकार से लेकर के आ रहा है कि किस प्रकार से बैटरी के स्टोरेज की कैपेसिटी को 6 गुना बढ़ाकर हम ड्रामेटिकली इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क, इस सब को बढ़ा करके हम मीथेन के इमिशन को कट कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पे सिंपल एक ही बात बोली जा रही है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको ऊपर करिए, और जो यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है इसको कट कर रहा है। तो इसको ऊपर करके इसको नीचे करना पड़ेगा, तभी जाकर के यहाँ पे जीरो तक पहुंचा जा सकता है। अब अजरबैजान की हम लोकेशन देखें तो ये अपना भारत, अपने भारत के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो अजरबैजान कैस्पियन सी में पड़ता है। ये आपका मेडिटेरेनियन सी हो गया, रेड सी हो गया, ये गल्फ हो गई पर्शियन की, और ये कैस्पियन सी हो गई। यहीं पे छोटा सा एरल सी भी है जो सूख रहा है बहुत तीव्र गति से। अब यहाँ पे तो क्लियर नहीं हो पाई है, लेकिन इस स्लाइड को आप देखिए, काफी हद तक यहाँ पे आप क्लियर कर जाएंगे। ये आपका कैस्पियन सी है, ये सबसे बड़ा लेक भी माना जाता है। अब ये किससे किससे अजरबैजान बॉर्डर टच करता है, यहाँ से इजीली देख सकते हैं। रसिया से हो गई, जॉर्जिया से हो गई, अर्मेनिया से हो गई,
और ईरान से हो गई। तो इन कंट्री से ये बॉर्डर भी टच करता है। अजरबैजान की कैपिटल बाकू है, ये हम सबको पता है। यूएनएफसीसी के बारे में अगर डिटेलिंग देखें तो क्या है ये, तो 21 मार्च 1994 का इसका गठन होता है यूएनएफसीसी, और 198 कंट्री रेटिफाइड करती यानी पुष्टि करती हैं कि हम क्लाइमेट सिस्टम के अंतर्गत कार्य करेंगे। यही इसका कार्य है यूनाइटेड नेशन का। अब थोड़ा सा क्या क्या कन्वेंशन ऑफ पार्टी हुई है इंपॉर्टेंट, उसको देखेंगे, क्योंकि बैकग्राउंड डिटेलिंग भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। 1995 में सबसे पहले यहाँ पे COP1 जर्मनी में होता है, जहाँ की बर्लिन यहाँ की कैपिटल है। उसके बाद आ जाता है आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं चीजें कवर किया हूँ, जो कि 95 से हम सीधे 97 पे चलते हैं। 97 COP3 क्योटो प्रोटोकॉल होता है यहाँ पे, क्योटो जापान की। COP अगर 8 की बात करें तो न्यू दिल्ली इंडिया में आता है 2002 में। COP13 बाली इंडोनेशिया में आता है। COP16 कानकुन मैक्सिको में आता है। देखिए क्वेश्चन हर जगह से आए हुए हैं। COP17 डरबन साउथ अफ्रीका में आता है। COP21 पेरिस फ्रांस में आता है। और यहीं पे अगर बात करें COP22 का 16 में हुआ माराकीच मोरक्को में होता है। COP23 बोन जनवरी में होता है। COP24 कोटाविस पोलैंड का है। तो यहीं पे बात करें COP19 COP25 तो मैड्रिड स्पेन में होता है। COP26 ग्लासगो में हुआ 2021 को। ये COP27 इजिप्ट में हुआ। COP23 जो आपसे अभी मैं पूछा अबू धाबी में यहाँ पे होता है। COP24 यहाँ पे अजरबैजान में यहाँ पे किया। तो अजरबैजान में ये चीजें होंगी। COP29 अभी जो 11 नवंबर को स्टार्ट होंगी। ये थी पूरी डिटेलिंग इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की, जो आशा करते हैं आपको अच्छा लगा हो। फ्रेंड्स, ये मेरा चैनल है, अगर आपको अच्छा लगता हो तो शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है, ताकि हम नए नए वीडियो आप तक ला सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस मीथेन की बात अगर करी जा रही है तो मीथेन किस प्रकार से क्लाइमेट इंपैक्ट करता है, ये हम सभी लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। सीवियरली तरीके से क्लाइमेट को इंपैक्ट करता है। सबसे बड़ी बात यह है, मीथेन जो भी आपका ग्रीन हाउस गैस इमिशन है, वो ग्रीन हाउस गैस इमिशन जो सन होती है उसकी रेज को ये ट्रैप कर लेते हैं। रेज को ट्रैप करने की वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर होता है स्कैप नहीं कर पाता पुनः। जब भी रेज आती है सूरज की तो ये रिटर्न भी जाती हैं, ये भी याद रखिएगा। वो रिटर्न नहीं जा पाती, लड़ लड़ के इसी इन्वायरमेंट में आती रहती है। वही ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाता है, जिसके कारण यहाँ की टेम्परेचर बहुत तीव्र गति से बढ़ती हुई नजर आती है। अब हम इस स्लाइड में देखें तो 30% ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पे बढ़ रही है मीथेन की वजह से। इंडस्ट्रियल एरा को अगर कंसीडर करें तो प्री इंडस्ट्रियल एरा, तो एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन बहुत तीव्र गति से इसका बढ़ रहा है। किसका? मीथेन का। तभी तो इसको कट करने की बातें चल रही हैं। अगर 100 ईयर के टाइम स्केल को हम देखते हैं तो यहाँ पे पाते हैं कि 28 टाइम्स ग्रेटर यहाँ पे चल रहा है क्या मीथेन का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल से, कार्बन डाइऑक्साइड के अपेक्षा में। 84 टाइम मोर पोटेंट है 20 ईयर के टाइम स्केल को अगर हम कंसीडर करते हैं तो 20 साल के पीछे जाकर देखते हैं तो 84 गुना ज्यादा हमको यहाँ पे चीजें अभी आज के डेट में निकल के आ रही हैं कि इमिशन हो रहा है। इसका मतलब यही है कि इसको तो कट करना ही पड़ेगा। जी हाँ, कट तो करेंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? मरना तो सभी को है इसी प्रदूषण में। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, आशा करते हैं ये जो COP29 होगा इसमें केवल बहस नहीं होगी, कुछ मुद्दे वाली बातें भी निकल के आ रही हैं। बहुत ऐसे कम ही कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हैं जहां पे सही मायने में काम हुआ है और सही मायने में क्लाइमेट को लेकर के आपने जागरूक किया। नहीं तो वहां भी केवल और केवल बाईपास होकर ट्रेड और टेक्नोलॉजी को देकर के ही निकल के चले जाते हैं। सब लोग अपनी अपनी इकोनॉमी, ट्रेड का नाम ले रहा हूं तो मैं इकोनॉमी को ही कंसीडर कर रहे हैं लोग। अपनी इकोनॉमी को लोग देखने की वजह से दुनिया में प्रदूषण अपने चरम अवस्था पे पहुंचने वाली है। अभी तो नहीं पहुंची है, अभी और चरम अवस्था होगी जहां पे 55-60 डिग्री तक क्या पता चली जाए। कौन रोक रहा है इसको? कोई नहीं रोक रहा है। बस सभी लोग अपनी अर्थव्यवस्था पे फोकस कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था पे आप फोकस करिए, कौन रोका है, लेकिन आप सस्टेनेबल करिए। सस्टेनेबल करने में क्या होगा, आपकी उतनी प्रोडक्शन नहीं लगेगी। अब सस्टेनेबल आप जब करिएगा तो आपकी उतनी प्रोडक्टिविटी भी नहीं होगी। तो प्रोडक्टिविटी जब नहीं होगी तो लोग सस्टेनेबिलिटी को बहुत कम ही आंक रहे हैं। हालांकि सस्टेनेबल एक बहुत ही ब्रॉड वर्ड है, इसको एक लाइन में समझाया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी मैं आपको इस चित्र के माध्यम से यही बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जो भी चीज सस्टेनेबल वे में
एग्जीक्यूट होंगे, कार्य प्रणाली संचार होंगे, वो कहीं ना कहीं आपके प्लेनेट को सस्टेनेबल की तरफ लेकर के जाएंगे। ये सभी हम जानते भी हैं। तो हर एक इंडिविजुअल की ड्यूटी होनी चाहिए कि वो वही कार्य करे जो सस्टेनेबल हो। सस्टेनेबल कार्य कौन है, ये कौन निर्णय लेगा? तो आपको ही निर्णय लेना पड़ेगा, आपको ही एजुकेशन लेनी पड़ेगी, आपको ही समझदारी रखनी पड़ेगी। ये सरकार आपको कितने हद तक आके बताएगी, और सरकार कितने हद तक आके बताएगी जब सरकार ही यहाँ पे ट्रेड और इकोनॉमिक, कॉमर्स, फिनांस की बातें करती है। चाइना आज के डेट में अगर प्रोडक्शन कर रहा है, केवल और केवल प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दे रहा है, तो यूएस से भी इसी पे फोकस कर रहा है, क्योंकि जिसके पास जीडीपी अच्छी है वही इस ग्रह पे रूल कर पा रहा है। तो सब फाइटिंग इकोनॉमी, फाइनेंस की, ट्रेड की चल रही है। ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी केवल बात का बहाना बना के रख दिए हैं लोग। सही मायने में यहाँ पे फोकस करने की जरूरत है। मेरा कहने का मतलब यही था, और इसको इम्प्लीमेंट करें और पूरी ईमानदारी से। ईमानदारी का मतलब क्या? सत्यनिष्ठा। उससे जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा ये नहीं हो सकता। तो इसी बात की हम सब चीजें कह रहे हैं कि जीएचजी जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन गैस है उसको कट करना पड़ेगा, मीथेन को कट करना पड़ेगा, हम तब जाकर कुछ कर पाएंगे। चाइना भी बहुत तीव्र गति से इस पे अपना हाथ पैर मार रहा है मीथेन इमिशन को कंट्रोल करने में। लेकिन क्यों कंट्रोल करने में? क्योंकि वो बहुत तीव्र गति से प्रोडक्शन भी कर रहा है। तो चाइना ने टारगेट रखी है 2016 की, यूएस ने टारगेट रखी है 50 की, भारत ने टारगेट रखी है 2070 की, कि हम जीरो कार्बन इमिशन करेंगे। इंडिया की वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एंथ्रोपोजेनिक मीथेन इमिशन चल रही है इंडिया में, तो वर्ल्ड की थर्ड पे हम लोग आ रहे हैं, चाइना और यूएस के बाद। पहले चाइना है, फिर दूसरे में यूएस, तीसरे में इंडिया आ रही है। इंडिया की अगर एग्रीकल्चर अकाउंटिंग की बात करें, एग्रीकल्चर अकाउंटिंग का मतलब कि एग्रीकल्चर से कितना हम कार्बन इमिशन कर रहे हैं, तो 74% कर रहे हैं। वेस्ट से हम 14% कर रहे हैं। एनर्जी प्रोडक्शन में हम 11% कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल प्रोसेस में 1% कर रहे हैं। तो इंडस्ट्री की बात ना करिए, बस ये सब फेक है। इंडस्ट्री से कोई बहुत ज्यादा प्रदूषण हो नहीं रहा है। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किस में हो रहा है? एग्रीकल्चर में हो रहा है। तो हम लोग इतना कह रहे हैं कि ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कर लें तो भी हम 75% चीजों को सही कर सकते हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कर लें तो भी, और वेस्ट का मैनेजमेंट कर लें। इस प्रकार से हम इन सब चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। ये सब काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मुझे आपको बतानी थी। दूसरी जो बात निकल के आ रही है यहाँ पे कि इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे क्या देख रहा है? इंडियन गवर्नमेंट तो यहाँ पे डेवलप कर रहा है स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, किस प्रकार से वेस्ट मैनेजमेंट हो सकता है, इन सब चीजों को लेकर के आया है। तो वेस्ट मैनेजमेंट जब तक हम नहीं करेंगे तो लगभग 10 से 15% तक का यहाँ पे कार्बन इमिशन होता रहेगा। तो ये बहुत सारा इसमें लूप होल है, वीक कैपेसिटी है, इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हो पा रहा है। गवर्नमेंट इस पे फोकस तो कर रही है, प्रमोट भी कर रही है, और गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन, जिसे हम गोवर्धन स्कीम के नाम से जानते हैं। तो ये गोवर्धन स्कीम लाई गई थी, इंसेंटिव भी दिया गया था कि कैटल के वेस्ट की यूटिलाइजेशन हो, क्लीन एनर्जी उससे प्रोड्यूस हो गांवों तक में, जिसके कारण यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत इसको लेकर के आया गया था कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे। और जो कार्बन इमिशन है, अच्छा, कार्बन इमिशन और मीट से बहुत गहरा नाता है। कार्बन इमिशन और मीट से बहुत गहरा नाता है। यहाँ पे एग्रीकल्चर को 74% ऐसे ही नहीं दे दिया गया। इसका अंदर की बात थोड़ा समझ लीजिए 2 मिनट में। अगर हम केटल की फार्मिंग कर रहे हैं, किस चीज के लिए? मीट के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर डेयरी को ही ले लें तो डेयरी में भी मिल्च एनिमल जो होते हैं, दूध देने वाले, और जो भेड़ बकरी होते हैं, उनकी हम पालन तो कर रहे हैं। तो हम पालन कर रहे हैं, मान लीजिए हम मीट के लिए कर रहे हैं और मीट को कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये जो भेड़ बकरी का हमें प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, क्वांटिटी इनकी बढ़ानी पड़ेगी। मान लीजिए एक जगह है 50,000 भेड़ बकरी, इसको खाने के लिए क्या आएगा? ग्रीन चारा आएगा। ग्रीन चारा उगाने के लिए क्या होगा? आपको बहुत सारा लैंड की जरूरत पड़ेगी। वहां पे वो चारा उगेगा तो प्रदूषण होगा कि नहीं होगा? अगर वो उगा किसी केमिकल से, किसी विधि से, तो वो इसको कंज्यूम करेंगे। अब इसको कंज्यूम करने के बाद हम मीट पे आते हैं, तो मीट को मानव कंज्यूम कर रहा है। मीट को मानव कंज्यूम कर रहा है तो इनडायरेक्ट रूप से जो भी मीट ले रहे हैं, मीट खा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं प्रदूषण में सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं? तो अल्टीमेटली पॉपुलेशन पे फोकस किया गया है कि किस प्रकार से यहाँ पे ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, और जो हम उनको चारा खिला रहे हैं, ग्रीन चारा खिला रहे हैं, उसकी वजह से वो
और अपनी ग्रोथ बढ़ा रहे हैं। और वो ग्रोथ हम इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि हम उनके मीट खाने हैं, क्योंकि हमें उनका दूध पीना है। ये क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं हम लोग पॉपुलेशन को पोल्यूशन से जोड़ दिए हैं, यही प्रदूषण मचा रही है चीजें। तो यही चीजें हैं जो स्कीम निकल के आ रही है, तो समझना पड़ेगा सस्टेनेबल वे में किस प्रकार से हमें कार्य करना है। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन की अगर बात करें तो ये प्रमोट करती हैं प्रैक्टिसेस जैसे कि ग्रीन फॉडर प्रोडक्शन। तो अभी बात किए ही हम पहले ही, ग्रीन फॉडर प्रोडक्शन की बात करी जा रही है, सीलेज मेकिंग, साफ कटिंग और टोटल मिक्स्ड राशन की बात करी जा रही है। तब जाकर के हम मीथेन इमिशन को लाइव स्टॉक से कट कर पाएंगे, नहीं तो ऐसे ही बढ़ती चली जाएगी। इफेक्टिवली स्केल अप करने की जरूरत है, जो कि पहले बताया, इंप्लीमेंट करिए उसको, टेक्नोलॉजी लाइए वर्ल्ड वाइड, तब जाकर के यहाँ पे वो चीजें हो पाएंगी, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। कैपेसिटी बिल्डिंग टेक्नोलॉजी और असिस्टेंट, इसकी बात करी जा रही है। इसकी सहायता से भी बहुत हद तक हम यहाँ पे किस चीज को रोक सकते हैं, क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं। देखिए, क्लाइमेट चेंज को रोक पाना तो ये तो गलत बात हो जाएगी, लेकिन सही मायने में कुछ हद तक हम इसे जैसे ऐसे स्पाइक हो रही है तो हम ऐसे जरूर कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये कितना अच्छा लाइन लग रहा है, ये लाइन, लेकिन अगर यहीं तक पहुंच के हम यहाँ पे पहुंच जाएं तो सोचिए कितने छोटे से समय में हमें जाना कहाँ है, हमें अनंत तक जाना है। लेकिन हम इतने ही छोटे टाइम स्केल में बात करें, हम यहाँ तक प्रदूषण में पहुंच गए, लेकिन अगर यहाँ तक पहुंचते पहुंचते हम यहाँ पे पहुंचे तो ये स्लो तरीके से चेंज होगा। अपनी पृथ्वी जो है अभी इवोल्यूशनरी स्टेज पे है, मानव को विकास किए बहुत ज्यादा साल हुआ भी नहीं है, तो ये अभी हम लोग इवोल्यूशन ही कर रहे हैं। कुल मिला के यही है, यूएस चाइना, इनका मीथेन का जो पार्टनरशिप हुआ है, किस प्रकार से COP29 में सपोर्ट होगा, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आशा करते हैं जो भी बैकग्राउंड डिटेलिंग दिया हूं आपको वो समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जीएसटी की रिसीट देखिए अभी बढ़ी हुई है अप अगेन, लेकिन अभी भी बहुत जगह बढ़ी नहीं है, उसी पे उस टारगेट को हिट करके बैठी है। 1,87,346 इस अक्टूबर 2024 का कलेक्शन हुआ है। जनवरी की बात करें तो 2,10,000 के आसपास पहुंच गया था। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, किस कमिटी के अंतर्गत जीएसटी का यहाँ पे स्थापना करी गई थी, उसका नाम जरूर बताइएगा। नेक्स्ट निकल के आ रही है कि 99 सिटीज ऐसी हैं जो पुअर एयर क्वालिटी इंडेक्स रखी हैं दिवाली के बाद। तो भैया दिवाली, यहीं पे देखिए सस्टेनेबिलिटी का पुनः मैं यहाँ पे बात करूंगा। अगर सस्टेनेबल नॉलेज नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, शिक्षा नहीं दी जाएगी, तो सस्टेनेबल को इंजॉयमेंट के रूप में डाल करके लोग पोल्यूशन मचाएंगे। आप सस्टेनेबिलिटी की बात क्या करते हैं, सस्टेनेबिलिटी जैसे कि हम दीपावली को अगर ले लें, दीपावली किस चीज का त्योहार था कि व्यक्ति यहाँ पे अपने, जब श्री राम जी आए थे यहाँ पे भारत में श्रीलंका से, सब कुछ वहां पे श्रीलंका से छोड़ के इधर चले आए रावण को हराने के बाद, तो यहाँ पर दिवाली उस खुशी में मनाया गया कि हमारे प्रभु आ रहे हैं। आजकल दिवाली इस खुशी में मन रहा है कि दिवाली आ गई, इंजॉयमेंट का मौसम आ गया। तो ये इंजॉयमेंट के रूप में लोगों ने इसे जोड़ रखा है, तभी जाकर के यहाँ पे बम धमाके पटाखे नए नए कपड़े ये लोग पहनने और खरीदने, और कुल मिला के एक ही वर्ड बोलूंगा, इकोनॉमी। तो इकोनॉमी से जोड़ दिया गया है ताकि यहाँ पे दिवाली में भी व्यापार हो। जब भी दिवाली आती है तो नए नए फोन, नए नए कपड़े, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन ये खरीदना शुरू हो जाता है। तो यही चीज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पूरा इकोनॉमी से जोड़ दिया गया त्योहारों को यहाँ पे, जो कि बहुत हद तक मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत ही डिजास्टरफुल बातें हैं। क्योंकि देखिए ये जब तक जुड़ी रहेंगी तब तक अब कहीं ना कहीं डिमांड कितना चलता रहेगा बहुत तीव्र गति से। अब मैन्युफैक्चर भी करेंगी कंपनियां क्योंकि उन्हें कमानी है, और आपको ये ट्रेंड दिखा के ये दिया जा रहा है यहाँ पर क्या कि कहीं ना कहीं आप इस दिवाली के सीजन में 10%, 20%, 40% की छूट है, जल्दी से भैया कुछ सामान मंगा लेते हैं। तो ये सामान नहीं मंगा रहे हैं आप पोल्यूशन मचा रहे हैं, क्योंकि आपने कुछ नहीं भी आवश्यक हो तो भी आप इस ट्रिप में, इस ट्रिक में फंस जाते हैं और आप सामान मंगा लेते हैं। कुल मिला के यही यहाँ पे चीजें हैं, कैसे कनेक्टेड हैं सारी चीजें। सस्टेनेबल कोई एक छोटा वर्ड है ही नहीं, सस्टेनेबल पे पूरी किताबें लिखा जा सकता है, पोथी लिखा जा सकता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, तो जब तक हम लोग दिवाली इस मौज के लिए मनाएंगे तो प्रदूषण मचेगी ही मचेगी। वही यहाँ पे अंबाला हरियाणा का यहाँ पे दिखा रहा है कि सबसे ज्यादा दिवाली के पीक सीजन में
367 के आसपास AQI दिखाया। तो ये इंपॉर्टेंट थी, कुछ चीजें सोचा मैं आपको कवर कर दूं और एक्सप्लेन भी कर दूंगा। नेक्स्ट जो काफी इंपॉर्टेंट प्लेस है ये गाजा, पैलेस्टीनियन का रीजन है गाजा, जहां पे पैलेस्टीनियन पीपल रहते हैं और ज्यूज जिनकी बात करी जा रही है इजराइल वालों की, वो यहाँ पे बम्बार्डिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो 60 लोग के आसपास पुनः यहाँ पे अपने जान से हाथ खो बैठे हैं यहाँ पे, तो उन लोगों की मौत हो गई है। और नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर हैं, कहाँ के? तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनके सिर पे किसका हाथ है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, जो यहाँ पे केवल टारगेट कर रहा है क्या? छोटे छोटे 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 10 महीने, 1 साल, 2 साल से लेकर के 15 से 20 साल तक के बच्चों को टारगेट किया जा रहा है कि यहाँ पे कंप्लीट होमिसाइड चल रहा है, कंप्लीट जीनोसाइड चल रहा है। ये कहा जा सकता है, कोई इसमें गंदी बात नहीं होगी। यूएन ने जब यहाँ पे कुछ अपनी बातें उठाई इजराइल के खिलाफ, तो इजराइल सीधे यूएन के खिलाफ पहुंच गया। क्यों? क्योंकि इसके सिर पे यूएस पापा का हाथ है। अब थोड़ा गाजा भी देखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाता है। ये रही आपकी गाजा की लोकेशन, इजिप्ट से बाउंड्री टच करती है। कुछ गाजा यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे वेस्ट बैंक है जहाँ पे पैलेस्टीनियन पीपल रहते हैं। ये लेबनान है जो इसके सपोर्ट में आया, तो इजराइल इस पे भी हमला कर रहा है। ये गोलन हाइट है जो यूपीएससी क्वेश्चन बना चुका है, सीरिया का पार्ट है लेकिन दबदबा इजराइल का चलता है। जॉर्डन साइलेंट बैठा है। ये आपका क्या है? ये आपका सी है, काफी इंपॉर्टेंट डेड सी है जहां पे काफी मात्रा में नमक पाए जाते हैं। यहाँ पे आदमी डूबता नहीं है, ऐसा माना जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको देखनी पड़ेंगी क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे। अगर बात करी जाए पैलेस्टीनियन की, कैसे पैलेस्टीनियन, ये पूरे हरे हरे पैलेस्टीनियन थे, ये नए नए जो इजराइल हैं इनको आप मान लीजिए। तो यहां से यहां तक का सफर इन्होंने तय किया, लड़ाई करके, मारपीट करके। आज के डेट में गाजा ये रहा और ये पैलेस्टीनियन की कहानी हो गई। शॉर्टकट में आपको मैं बताया। तो ये थी सारी डिटेलिंग। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस।